गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, ज्योग्राफी के नोट्स में आपने लास्ट हेडिंग कौन सा डाला था, लास्ट चैप्टर कौन सा डाला था? मैंने पीडीएफ जो दिया है उसके अलावा आपने लास्ट चैप्टर कौन सा नोट किया है नोट्स में? क्लाइमेट के बारे में ना। एनर्जी सेक्टर के बारे में कुछ नोट किए थे? भारत में कौन कौन से चीज़ों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, कहाँ कहाँ पे कौन से प्लांट हैं, इसके बारे में कुछ नोट किए हैं क्या? ठीक, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने कुछ पीडीएफ अपलोड किए थे, सभी को मिला? कोई ऐसा है जिसको लास्ट अभी सेंसस या जनगणना वाला पीडीएफ नहीं मिल पाया है? सभी को मिल गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। भारत में ऊर्जा या एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के लिए जब बात की जाती है तो भारत में मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा के बारे में ही हम चर्चा करते हैं। विद्युत ऊर्जा किन किन चीज़ों से उत्पादन किया जाता है भारत में? जल ऊर्जा हो गया, जल से हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला, और परमाणु हो गया, कोयले से ताप विद्युत हो गया, और सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और हाँ ज्वार ऊर्जा। ठीक, इतने प्रकार के कुछ भारत में विद्युत उत्पादन किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों से। ठीक है, इनको हम मुख्य रूप से अगर हम विभाजित करें तो विद्युत उत्पादन और इसमें जो फ्यूल यूज हो रहा है वो आगे चल करके खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस दृष्टिकोण से इसको मुख्य रूप से दो भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो है सबसे पहले अनवीकरणीय, 10वीं में पढ़े थे इसको, अनवीकरणीय, और एक है नवीकरणीय। इनका मतलब क्या है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय का मतलब, हाँ, नवीकरणीय का मतलब है कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, और अनवीकरणीय का मतलब है जो एक बार यूज हो गया तो खत्म हो गया, उसको फिर रीजनरेट होने में बहुत लंबा समय लगेगा या फिर उसको हम रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। ऊर्जा, उसमें एक तरफ नवीकरणीय और एक तरफ अनवीकरणीय। ऊर्जा संसाधन, इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड करके एक तरफ नवीकरणीय और एक तरफ अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें बस नंबर करके नोट करते चलना। अनवीकरणीय में है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ठीक, ये कुछ बेसिक प्रकार हैं अनवीकरणीय में। मतलब ऐसे फ्यूल्स जिसको हम वापस से रीजनरेट नहीं कर सकते या फिर बहुत लंबा समय लगेगा, जैसे कि पेट्रोलियम को वापस से रीजनरेट होने में बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, नवीकरणीय में नोट कर लीजिए। नवीकरणीय में है सबसे पहले बायोगैस,
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और एक है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, क्या क्या नोट किए? बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा ताप ऊर्जा। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा ताप ऊर्जा। ठीक, अब इसमें से आपको समझने के लायक जो चीज़ होगी वो मैं आगे एक्सप्लेन करता चलूँगा, पर ऐसे चीज़ें जो एग्जाम में सीधे सीधे वन लाइनर पूछे गए हैं उसको आप फैक्ट के तौर पे नोट करते चलना। ठीक है, ताप विद्युत या ताप ऊर्जा में सबसे पहला पॉइंट है, भारत में 69.4% 69.4% ऊर्जा ताप ऊर्जा से मिलती है। ठीक, और इसमें ताप ऊर्जा में अलग अलग साधनों का यूज किया जा सकता है, जिसमें कि कुछ नवीकरणीय भी हो सकता है, कुछ अनवीकरणीय हो सकता है। ताप पैदा करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक तो हो गया आपका कोयला हो गया, इसके अलावा सौर ऊर्जा है, बायोगैस भी हो गया। ठीक, बायोगैस का यूज करके पानी को गर्म करेंगे, वहां से भाप निकालेंगे, भाप से टरबाइन को चलाएंगे। ठीक, इस तरीके से नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों ही साधन यूज हो सकते हैं आपके ताप ऊर्जा या ताप विद्युत उत्पन्न करने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, भारत में सबसे पहला विद्युत उत्पादन दार्जिलिंग में किया गया। भारत में सबसे पहला विद्युत उत्पादन दार्जिलिंग में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ताप विद्युत उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। ताप विद्युत उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट एक की टर्म है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। एक टर्म है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनको कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के अंदर रखा जाता है? कुछ क्राइटेरिया है, कुछ लिमिट है क्या? इसमें लिमिट नोट कर लीजिएगा, 4000 मेगावाट या इससे ज़्यादा के जो उत्पादन क्षमता वाले हैं इनको रखा जाता है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के अंदर। 4000 मेगावाट या इससे अधिक क्षमता की इकाइयों को अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ऐसे कुल 10 प्रोजेक्ट हैं। भारत में ऐसे कुल 10 प्रोजेक्ट हैं जिनमें से छत्तीसगढ़ में
जिनमें से छत्तीसगढ़ में 2 प्रोजेक्ट स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित हैं। एक है अकलतरा जांजगीर और दूसरा है खमरिया सरगुजा। अकलतरा जांजगीर और नेक्स्ट है खमरिया सरगुजा में। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा हमने महारत्न पढ़ते समय एक ताप विद्युत उत्पादक संस्था की चर्चा की थी, कौन सा? एनटीपीसी। क्या है इसका फुल फॉर्म? हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसी के बारे में ही है। यह भारत की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी तापीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट है एनटीपीसी के ही बारे में। छत्तीसगढ़ में इसके 3 संयंत्र स्थापित हैं। छत्तीसगढ़ में इसके 3 संयंत्र स्थापित हैं। पहला है जमनीपाली कोरबा। जमनीपाली ब्रैकेट में कोरबा। दूसरा है सीपत। कहां पे है? सीपत बिलासपुर। और तीसरा है लारा। ये कहां पे है? रायगढ़ में। लारा रायगढ़। जमनीपाली, सीपत और लारा, ये 3 हैं जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित हैं। ठीक, ताप ऊर्जा के बारे में लगभग ये कुछ पॉइंट हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा। सबसे पहला पॉइंट है परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में किन किन चीजों का यूज होता है? यूरेनियम और थोरियम। इसके अलावा चलिए 2-3 नाम है, नोट कर लीजिएगा। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इत्यादि। भारत में नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में परमाणु तकनीक के पापा, जनक लिख लीजिएगा।
परमाणु तकनीक के जन्मदाता या पितामह कौन है? कोई वेब सीरीज देखा था आपने हाल ही में? हाँ हाँ, भारत में परमाणु तकनीक के जन्मदाता या पितामह या जनक होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं के नाम पर कोई संस्था है क्या, बार्क नाम से? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। 1948 में 1948 में परमाणु विद्युत आयोग का गठन हुआ। परमाणु विद्युत आयोग का गठन 1948 में परमाणु विद्युत आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 1954 ऑब्लिक करके 56, 1954 ऑब्लिक करके 1956, ये दोनों ही डेट मिलते हैं एग्जाम में, दोनों में से कोई भी देगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1954/56 भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र, क्या नाम था इसका? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र अप्सरा, ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। नहीं, जगह का नाम है, सिटी। ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये जो ट्राम्बे अप्सरा वाला जो था, ये जब वो वेब सीरीज देखोगे जो होमी जहांगीर भाभा वाला, तो उसमें बताया है कि किस तरीके से अप्सरा को स्थापित करने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, पॉलिटिकली भी और टेक्नोलॉजिकली भी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 1969 में 1969 में भारत का पहला और सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र, भारत का पहला और सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र, डैश करके लिख लीजिएगा, तारापुर। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में रूस के सहयोग से स्थापित। तारापुर महाराष्ट्र में रूस के सहयोग से स्थापित। नेक्स्ट पॉइंट है 1987 में 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम, भारतीय परमाणु विद्युत निगम का गठन किया गया। भारतीय परमाणु विद्युत निगम का गठन किया गया। इसके अधीन 9 संयंत्र संचालित हैं। इसके अधीन 9 संयंत्र संचालित हैं।
ठीक है, इन सभी 9 के नाम याद रखने ज़रूरी है। सभी के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 9 संयंत्र हैं, इन सभी को बस एक एक लाइन में नोट करते चलना, और उसके बाद में इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नोट करते चलना। सबसे पहला है कल्पक्कम। कल्पक्कम ब्रैकेट में है तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु। डैश करके स्वदेशी तकनीक पर आधारित पहला संयंत्र। स्वदेशी तकनीक पर आधारित पहला संयंत्र। नेक्स्ट है कुडनकुलम। कुडनकुलम ये भी तमिलनाडु में है। कुडनकुलम तमिलनाडु, डैश करके रूस के सहयोग से स्थापित। रूस के सहयोग से स्थापित। नेक्स्ट है कैगा। कैगा कर्नाटक। इसके बारे में कुछ विशेष बात नहीं है। नेक्स्ट है तारापुर। कैगा, नेक्स्ट है तारापुर। तारापुर कहां पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यह भी किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से स्थापित। नेक्स्ट है जैतपुर। जैतपुर जो कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। जैतपुर महाराष्ट्र। फ्रांस के सहयोग से स्थापित। फ्रांस के सहयोग से स्थापित। इसी में ही एक और पॉइंट है, भारत का नवीनतम संयंत्र। भारत का नवीनतम संयंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही, यह विश्व का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अपना कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पे चलने के बाद में यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र होगा। सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 9900 मेगावाट। 9900 मेगावाट अपनी फुल कैपेसिटी पे अगर चले तो ये 9900 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता रखेगा। ठीक है, रत्नागिरी के बारे में, जैतपुर जो कि रत्नागिरी में है, इसमें 2-3 पॉइंट आपने नोट किया। नेक्स्ट है रावत भाटा। रावत भाटा या रावत भाटा राजस्थान। कनाडा के सहयोग से स्थापित। कनाडा के सहयोग से स्थापित।
नेक्स्ट है काकरा पार, काकरा पार गुजरात। नेक्स्ट है नरोरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है गोरखपुर, गोरखपुर फतेहाबाद, ये भी प्रस्तावित है। गोरखपुर फतेहाबाद ये कहाँ पे है? हरियाणा। गोरखपुर फतेहाबाद ये उसका नाम है, गोरखपुर फतेहाबाद कहाँ पे है? हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। गोरखपुर फतेहाबाद हरियाणा में। रूस के सहयोग से प्रस्तावित, रूस के सहयोग से प्रस्तावित। रूस के सहयोग से प्रस्तावित। ठीक है, ये जो पॉइंट आपने नोट किए हैं ये सभी परमाणु विद्युत गृहों के बारे में है, परमाणु विद्युत जहां पे उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्टर भी हैं जहां पे सिर्फ अनुसंधान का काम चल रहा है, रिसर्च के लिए इनको बनाया गया है। यहां से भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत में जो इंपॉर्टेंट परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं उनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, भारत में अनुसंधान रिएक्टर, भारत में अनुसंधान रिएक्टर। सबसे पहला आपको पता है कौन सा था? अप्सरा। अनुसंधान रिएक्टर में सबसे पहला है अप्सरा, 1954 या 56। कहां पर स्थित है? अभी नोट किया था आपने, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। अप्सरा 1954 या 56, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। और ये भारत का पहला था, नोट किया था आपने। सेकंड है साइरस। साइरस मिस्त्री का नाम सुने हैं? वही वाला है साइरस। साइरस 1960, 1960। इसमें नोट कर लेना, वर्तमान में बंद हो चुका है, बंद हो चुका है। नेक्स्ट है जर्लीना, जर्लीना 1961। नेक्स्ट है पूर्णिमा, (72) 1972। नेक्स्ट है ध्रुव, (1985). नेक्स्ट है कामिनी, क में आ की मात्रा लगाना है ना, छोड़ना नहीं है। कामिनी 1990। ठीक, इसमें से सबसे पहला कौन सा था? कब बना था? 54, 56, जो भी आंसर हो। कहां पे बना था? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इसी परमाणु ऊर्जा से संबंधित कुछ संस्थान हैं भारत में, उसको नोट कर लीजिएगा। परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान,
परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान। सबसे पहला है बार्क, BARC। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, पहला क्या है आपका? बार्क, BARC। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या हिंदी में इसको लिख सकते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जहाँ पर पहला प्रोजेक्ट लगा था, ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है IGCAR। IGCAR इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र, या इंग्लिश में है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम, तमिलनाडु। कलपक्कम, तमिलनाडु। देश का पहला स्वदेशी तकनीक वाला कौन सा था? कलपक्कम। यहीं पर आपका इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च भी है। नेक्स्ट है भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड। ये कहाँ पे है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा या जादूगोड़ा, ग में ओ की मात्रा के साथ भी कहीं पे मिलेगा आपको, जादूगोड़ा। नेक्स्ट है रमन अनुसंधान केंद्र। रमन अनुसंधान केंद्र, ये है बेंगलोर में। ठीक, परमाणु ऊर्जा के बारे में इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जहां से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सभी ने क्लास 10th में पढ़ा है, कैसे उत्पादन होता है, किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना नोट करिएगा। भारत का पहला सौर्यकृत जिला। भारत का पहला सौर्यकृत जिला मतलब जहां पर सौर ऊर्जा को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया यूज करने के लिए। भारत का पहला सौर्यकृत जिला नागपुर। भारत का पहला सौर्यकृत जिला नागपुर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सौर उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा सौर या सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? जहां पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य राजस्थान। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगी, तो उसके लिए ना 2-3 लाइन वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। सौर ऊर्जा के नीचे में 2-3 लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा पहला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा
पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया और भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मांडवी कहां पर है? गुजरात में। मांडवी नदी कहां पर है? गुजरात में। मांडवी और जुआरी गुजरात की नदियां हैं। मांडवी नाम का जो जगह है गुजरात में है। भारत और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मांडवी, गुजरात। ठीक है, इसमें भी 1-2 लाइन छोड़ करके नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। कुछ ऐसे डेटा भी हैं इसमें जो कि पुराने हो चुके हैं करंट अफेयर के हिसाब से, उसको अपन जब भी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। अच्छा, बाकी तो समझ में आ गया किससे उत्पादन होता होगा। भूतापीय ऊर्जा में किससे उत्पादन होता है? इसमें फ्यूल क्या है, किस चीज से वो विद्युत उत्पादन हो रहा है? भूमि के नीचे जो हीट है, गर्मी है, उसकी सहायता से यहाँ पे विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला इसमें पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है पूगा घाटी। पूगा घाटी डैश करके लिखिएगा। जम्मू कश्मीर में भूतापीय ऊर्जा का केंद्र। जम्मू कश्मीर में भूतापीय ऊर्जा का केंद्र। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे लोकेशन हैं क्या? क्या नाम है? तातापानी। नेक्स्ट पॉइंट है तातापानी, बलरामपुर। तातापानी ब्रैकेट में बलरामपुर लिख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा का केंद्र। छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा का केंद्र। नेक्स्ट है, क्या पढ़ेंगे इसको, लास्ट वाले को? हाँ हाँ, ठंडी इलाके में भी हो सकता है। ठंड बाहरी एटमॉस्फेयर की वजह से है। सभी हर स्थान पे जमीन के नीचे आपको गर्मी ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो अर्थ के नीचे का टेम्परेचर है, अच्छा, अर्थ के नीचे का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे आग्नेय चट्टानों के नीचे पानी के कुछ सोर्सेस हैं, इनके नीचे फिर से चट्टाने हैं, और यहाँ पर मान लीजिए लावा का पूरा सोर्स है। ठीक है, इन लावा की वजह से ये जो चट्टाने हैं वो धीरे धीरे गर्म होती रहेंगी, जो भी आग्नेय चट्टाने हैं, और ये जो पानी है ये धीरे धीरे गर्म होकर के वाष्प के रूप में ऊपर उठने का कोशिश करती हैं। कहीं कहीं पे इनका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट करके फिर ये बाहर गर्म पानी के रूप में आने लगते हैं, और वहाँ पे गर्म पानी का सोता दिखाई देता है। ठीक है, ये जो पूरा जहाँ जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, पूगा घाटी हो गया, तातापानी या खम्मम हो गया, इन सभी पे यही सिचुएशन है। ठीक है, लास्ट है खम्मम, आंध्र प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा का केंद्र। खम्मम, आंध्र प्रदेश। ठीक, भूतापीय ऊर्जा। इसके बाद में सबसे लास्ट में आपका जल ऊर्जा या जल विद्युत।
जल विद्युत या जल ऊर्जा। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने का पूरा प्रोसेस तो आपको पता ही है कैसे होता है जल विद्युत उत्पादन। ठीक, आपके काम का पॉइंट क्या है, भारत में सबसे पहला आपका कौन सा प्रोजेक्ट था, इसमें नोट कर लीजिएगा। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम। कौन से राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अच्छा, कर्नाटक आ गया, और केरल भी है क्या? हो सकता है तमिलनाडु। ठीक है, ये नहीं होगा। कर्नाटक, शिव समुद्रम कहां पर है? कर्नाटक। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। 1902 में स्थापित शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना 1902 में स्थापित, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक, ये प्रमुख बिंदु थे जो कि एग्जाम में कभी पूछे गए हैं, और आपका एनर्जी वाला टॉपिक लगभग यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमारा ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक और चीज़ जिसका पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया था, जनगणना के बारे में, सभी ने पढ़ा उसको या एग्जाम के लिए बचा के रखे हैं? ठीक है, एक बार 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी मेरी तरफ से कंप्लीट रहेगा। आपको जब भी जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक, इसको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ ये अपडेटेड है। पीडीएफ में जितने डाटा है सब कुछ अपडेटेड है। 2021 में जो जनगणना होनी थी, क्योंकि हुई नहीं है, डेटा आया नहीं है, तो उसके हिसाब से डाटा भी इसमें मिलेगा नहीं, जो भी है 2011 के हिसाब से ही है। ठीक, तो विश्व में जनगणना की शुरुआत कहाँ से मानते हैं? स्वीडन में सबसे पहले 1749 में। अच्छा, ये जनगणना की जरूरत क्यों पड़ती होगी किसी भी जगह पर? बिना जनगणना के भी तो काम चल सकता है, लोग तो वैसे भी जी रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग के लिए। सरकार के द्वारा जब भी कोई नीति का निर्माण किया जाएगा, अपने देश की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, कहाँ पे कितने लोग हैं, किन की कैसी नीड है, उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, सपोज भारत में जनसंख्या कम है और सरकार को पता ही नहीं है कि देश में कितने लोग हैं, और सरकार ने लॉन्च कर दिया क्या? परिवार कम करने के लिए, जनसंख्या कम करने के लिए कोई पॉलिसी। उस देश की जनसंख्या वैसे ही कम थी और कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जापान हो गया, ऐसे कुछ यूरोपीय देश हैं जो कि जनसंख्या की कमी से जूझ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हों, इसके लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है, फैमिली को पैसे दिए जाते हैं ताकि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो। कुछ जगहों में जहाँ पे लिंगानुपात कम है, वहाँ पे इन्वाइट किया जाता है कि आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कुछ देश हैं जहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण का जो पॉलिसी था वो बैकफायर कर गया। अब उनको जनसंख्या की कमी महसूस हो रही है, वहाँ पर लोगों की कमी है। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जनसंख्या का, हमको एक्चुअल में फिगर पता हो, देश में क्या डाइवर्सिटी है, कितने लोग हैं और किस किस अलग अलग वर्ग से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1749 में स्वीडन में इसकी शुरुआत की गई। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, विश्व में जो दशकीय जनसंख्या है, जो कि भारत में भी प्रचलित है, हर 10 साल में करने की जो प्रथा है, वो कब से शुरू हुई है? 1790। कहाँ से? यूएसए। ठीक है, क्योंकि जनगणना एक टाइम टेकिंग और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन वाला प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसको हर 10 साल में करने का प्रचलन चल पड़ा था। उसके बाद में भारत में जो सबसे पहला दशकीय जनगणना है, सबसे पहला जो जनगणना है कब किया गया? 1872 में, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद में जो दशकीय जनगणना है, जो कि आज भी प्रचलित है, इसकी शुरुआत कब हुई है? 1881 में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 10 साल कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, ये तो पहला था, एज अ प्रोजेक्ट इसको पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन जो एक्चुअल में 10 साल का जो शुरुआत है, जो 1881 के बाद हर 10 साल में होने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद में जनसंख्या दिवस
11 जुलाई को। अगर बात करें कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई होगी, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 81 के बाद हर 10 साल में कैलकुलेट करते चले जाओ। भारत आज़ाद हुआ था 47 में, अगला जो 10 की जनगणना है कब होना चाहिए, 51 में। ठीक है, तो आज़ाद भारत का पहला जनगणना 1951 में। जनसंख्या का जो अध्ययन है, ये वर्ड आपने खूब सुना होगा न्यूज़ में। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत में जो है वो अभी जनसंख्या हमारे डेवलपमेंट के अनुकूल है, मतलब यहाँ पे युवा जनसंख्या ज़्यादा है, जो कि भारत के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम कर रहा है। उसके बाद में जो 2011 की जनगणना थी, अगर आप 1881 से कैलकुलेट करना शुरू करो, अगर मान लो इसको पहला दशकीय जनगणना मानेंगे, तो जो 2011 जिसका लेटेस्ट डेटा हमारे पास है, ये किस क्रम का था, 15वां जनगणना था। और अगर 1951 यहां से शुरू करेंगे, जो कि आजाद भारत में जनगणना शुरू हुआ था, ये किस क्रम की जनगणना थी, 7वें नंबर की जनगणना थी। उसके बाद में जनगणना को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे बड़ा अधिकारी है देश में, क्या नाम है इनका, क्या कहा जाता है, क्या डेजिग्नेशन है, जनगणना आयुक्त, सेंसस कमिश्नर। उसके बाद में जो 2011 की जनगणना है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकता है आपको, जैसे कि शुभंकर, या इसके लिए एक शब्द है मस्कट। मस्कट कहा जाता है शुभंकर को। जैसे कि अलग अलग खेल में कोई शुभंकर होता है, जैसे कि किसी लॉयन का एक फोटो मिलता है आपको, या किसी बड़े इवेंट के लिए कोई एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको कहा जाता है मस्कट। ठीक है, उस पूरे इवेंट का या पूरे प्रोजेक्ट का जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको कहा जाता है मस्कट। तो जो जनगणना थी 2011 की, इसके लिए शुभंकर या मस्कट या एक सिंबल कौन सा था, सेंसस करती हुई एक शिक्षिका, इसको कहा गया है प्रगणक शिक्षिका। उसके बाद में इसका आदर्श वाक्य 2011 के लिए जो जनगणना था, इसका लोगो इसका थीम क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। इसमें अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी आपके यहाँ जनगणना करने वाले कोई आए होंगे तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, जो जनगणना का क्वेश्चन आंसर देने के लिए जो बैठता है, उनसे फैमिली में कौन कौन है, सबका नाम क्या है, ये सब डिटेल, किसकी कितनी आयु है, कौन इनकम करने वाला, मतलब वर्किंग मेंबर है कि नहीं है, किसकी शादी हो चुकी है, कितने बच्चे हैं, ये सब जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे जो कुल प्रश्न हैं, उस समय 29 प्रश्न पूछे गए थे 2011 में, और 21 के लिए जो क्वेश्चनेयर या प्रश्न का फॉर्मेट प्रिपेयर किया गया था, यहाँ पे कितने प्रश्न रहेंगे, 31 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 2011 के लिए जो प्लान था वो था कि हर टीचर को या जो भी जनगणना करने आएंगे, उनको एक टैबलेट या मोबाइल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो जनगणना करेंगे और उसी में ही सारा डाटा फीड होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया डिजिटल जनगणना। ठीक, और इस समय हमारा जो लोगो या आदर्श वाक्य था, ये क्या था, जन भागीदारी से जन कल्याण। आयुक्त कौन थे, विवेक जोशी। ये पॉलिटी का एक टर्म है। ठीक है, इसके बारे में आपने बताया था। समवर्ती सूची किस शेड्यूल के अंदर आता है, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है पहले से ही। पॉलिटी कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, अच्छा ठीक है, शेड्यूल क्या होता है इसको हम पॉलिटी में देखेंगे। अच्छा ये बता दीजिएगा, समवर्ती सूची जैसे कुल कितने सूचियां हैं, असल में 3 अनुसूचियां हैं। 3 अनुसूचियों में ही सारा का सारा आपका सिलेबस या कह सकते हैं सारे के सारे विषय डिवाइड किए गए हैं। एक तो हो गया आपका समवर्ती सूची, इसके अलावा एक है राज्य और एक है केंद्र। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। ठीक है, जनगणना का पूरा प्रोसेस किसके अंडर आता है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर। उसके बाद में राष्ट्रीय जनगणना आयोग, इसका गठन कब किया गया, 11 मई सन 2000 को। उसके बाद में ये सारा का सारा डाटा मेरे ख्याल से आपने पहले पढ़ चुका होगा। अगर आपने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी या कोई भी पेपर दिया होगा, उसमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। ठीक है,
विश्व की कुल जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? ज्योग्राफी में ही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 17.5%। लेकिन हमारे पास कुल कितना भूभाग है? विश्व का कुल कितना भूभाग है? 2.4 2.42 2.45 2.4 कंफर्म है? ठीक, 2.4 पॉइंट कुछ एरिया हमारे पास विश्व में, विश्व का कुल एरिया का हमारे पास है। उसके बाद इस टोटल पॉपुलेशन में मेल पॉपुलेशन कितना है? 51% पॉइंट कुछ। इसके अलावा फीमेल पॉपुलेशन 48 पॉइंट कुछ। अगर 2001 से लेकर के 2011 के बीच कुल जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई है? 17.7%। अब ऐसे जो फिगर हैं, फैक्ट हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचने की जरूरत है। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है हमारे पास? 17.5। जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 17.7। ठीक है, 2001 से 11 के बीच में। इसके बाद में है वार्षिक वृद्धि दर। अगर इस 2001 से 11 के बीच में अगर हम हर एनुअल ग्रोथ देखें, हर एक साल के बाद वृद्धि देखें, तो 1.64% एनुअल ग्रोथ यहां पे दर्ज की गई थी। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला राज्य अगर परसेंट के टर्म्स में बात करें तो कौन सा है? मेघालय। 27% के आसपास यहां पर वृद्धि दर्ज की गई 2001 की तुलना में 2011 में। न्यूनतम वृद्धि नागालैंड। सर्वाधिक वृद्धि केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दादर नगर हवेली, और सबसे कम लक्षद्वीप में। एक टर्म आपको मिलेगा जनसंख्या विभाजक वर्ष या महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग लाइन। सर कुछ काम था क्या? 5 मिनट बाद आ सकते हैं। जनसंख्या विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग लाइन, ठीक है, कौन सा है? 1921। इसका रीजन क्या है? 1911 इसके जो पहले जनगणना हुआ था, कब से? 1921 के जो पहला जनगणना कौन सा होगा? 1911 वाला, 10 साल पहले का। 1911 से लेकर के 1921 के बीच में अगर हम जनगणना की बात करें या जनसंख्या की बात करें तो ये पहला एक ऐसा मौका था जब ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आप इससे पहले देखो या इसके बाद देखो, हमेशा ही ग्रोथ कैसा भी रहे पॉजिटिव में ही मिलेगा, पर यह एक ऐसा वर्ष था जहां पर निगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज किया गया था। इसीलिए इसको ग्रेट डिवाइडिंग लाइन या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी कहा जाता है। भारत का ही है मैडम। हाँ, इसके अलावा अगर भारत में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि देश का जो ज्यादातर पॉपुलेशन है कहाँ रहता है? गांवों में रहता है। एक ग्राम प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, तो ज्यादातर पॉपुलेशन लगभग 70% के आसपास पॉपुलेशन गांवों में है, 30% शहरों में है। इसके बाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। सेकंड कौन सा है? महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। सबसे पहला, सेकंड, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सिक्किम। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली। सबसे कम में लक्षद्वीप। सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो पहला तो था सिक्किम, दूसरा कौन सा है? मिजोरम। एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से अगर चर्चा करें कौन सा राज्य कितना बड़ा है, इसका चर्चा हमने किया था। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। चौथा कौन सा आ जाएगा? यूपी। सबसे कम गोवा। यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग लद्दाख, और जब लद्दाख नहीं था तो सबसे बड़ा यूटी लक्षद्वीप। छोटा है या बड़ा है वो? नींद में कुछ पढ़ रहे हो आप? जब लद्दाख सबसे बड़ा यूटी नहीं था तो सबसे बड़ा यूटी कौन सा था? उस समय ना तो जम्मू कश्मीर यूटी था, ना तो लक्षद्वीप, सॉरी आपका लद्दाख यूटी था। पूरा एक स्टेट था।
अंडमान निकोबार सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी था। ठीक, उसके बाद में सबसे छोटा, प्रेजेंट के हिसाब से सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? और नॉर्मल कंडीशन में सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी जस्ट पीछे स्क्रॉल किए हैं, यूपी में सेकंड, तीसरा बिहार। अगर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बात करें तो पहला नंबर पे बिहार। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से दूसरा है पश्चिम बंगाल। नॉर्मली जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो पश्चिम बंगाल कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पर। ठीक है, पहला कौन सा था? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। अगर यहां पे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बात करें तो बिहार, सेकंड है आपका वेस्ट बंगाल, फिर तीसरा केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला यूनियन टेरिटरी दिल्ली, लगभग 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान एंड निकोबार। यहां की कुछ जनजातियों के नाम बता दो जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। सेंटिनलीज, एक ही नाम पढ़ा था आपने, और क्या क्या था? ओंग कहां का है? ओंग जनजाति। जरावा जनजाति कहां की है? ओंग। कॉपी में भी नोट कर लियो जनजाति वाला टॉपिक, या सिर्फ मैप में है? अच्छा, सेंटिनलीज तो है, कंफर्म है। जरावा कहां पे है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, उसके बाद में लिंगानुपात। लिंगानुपात की जब बात करते हैं तो लिंगानुपात में किस रेशो में देखा जाता है? फीमेल रेशो मेल है कि मेल रेशो फीमेल है? मेल रेशो फीमेल है, मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसको कहा जाता है लिंगानुपात। ठीक है, इसके बाद में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। यहां पर जो महिलाओं की संख्या है वो 1000 पुरुषों की तुलना में कितना है? 1084। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले में जो सबसे फेमस है हरियाणा, उसके अलावा झारखंड है या जम्मू कश्मीर है? झारखंड नहीं है ना, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है सेकंड न्यूनतम लिंगानुपात वाला। उसके बाद में लिंगानुपात वाले यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पौंडीचेरी सबसे बेहतर है 1037, और सबसे कम में दमन दीव 618। पौंडीचेरी इस यूनियन टेरिटरी के 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, कौन कौन से? एक स्वयं खुद पौंडीचेरी, यन्नम, माहे और कराईकल। नेक्स्ट है साक्षरता के बारे में। साक्षर व्यक्ति किसको कहा जाता है? तो यहां पे एक मिनिमम आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, 7 वर्ष। 7 वर्ष या इससे अधिक का कोई व्यक्ति जो किसी एक भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने में सक्षम हो, इसको हम क्या कहते हैं? साक्षर। भारत में साक्षरता दर की बात करें तो कुल कितना प्रतिशत साक्षरता है? 74% के आसपास टोटल। ये जो है आपके 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, 74%, और इसमें से पुरुष कितने साक्षर हैं? 82%, महिला 65%। कुल जनसंख्या में से 82% पुरुष और 65% महिला साक्षर हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम में बिहार। साक्षरता के मामले में सेकंड नंबर पे मिजोरम, और तीसरा सबसे पहला
केरल, सेकंड, तीसरा, पहला केरल, मिजोरम, गोवा। सबसे कम में बिहार, सेकंड, अरुणाचल। सबसे ज्यादा साक्षरता में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और सबसे कम में दादर नगर हवेली। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो टोटल भारत की जो 100% आबादी है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई का ये कुछ रेशो दिया गया है। 80% हिंदू हैं, मुस्लिम 13%, क्रिश्चियन 2.34 और ईसाई लगभग 1% के आसपास। बचे हुए जो परसेंट है वो अदर जो आपके जातियां हैं उनके लिए। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके अलावा कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज भी हैं, जैसे पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए। इन सभी को मिला करके ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये था आपका जनगणना वाला टॉपिक। इसमें कुछ चीजें अपडेट नहीं है। यहां पे शायद मैंने अंडमान निकोबार के आसपास जो आपको मैप मैंने शेयर किया है उसमें ये चीजें ऐड है। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजातियां हैं। ठीक है, नागालैंड में नागा और कोन्याक। कोन्याक जनजाति, इसको हेड हंटर ट्राइब भी कहा जाता है। ठीक है, हेड हंटर ट्राइब, जिनके साथ भी इनका युद्ध होता था किसी दुश्मन कम्युनिटी के साथ में, उनका सिर कलम करके उसका सिर अपने पास में रखते थे प्रूफ के तौर पे कि ये एक सिर हमने कमाया है। ठीक है, फिर उस कंकाल को अपने घर के सामने लटकाया करते थे। इंसानों का भाई, जानवरों को तो खा करके फेंक देंगे, उनका जो बॉडी पार्ट है उनका कुछ कुछ यूज करेंगे, हड्डी हो गए, खाल हो गए। जिन इंसानों के साथ इनका फाइट होता था, ये उनका सिर कलम करके इसको अपने पास में घर पे रखते थे। ठीक है, अभी हाल ही में इन पर शायद हेड हंटिंग पे बैन लगा हुआ था, पर अभी भी कोन्याक जो ट्राइब है वो काफी खतरनाक ट्राइब है, लोग इनके आसपास नहीं जाते हैं। इसके अलावा एक खतरनाक ट्राइब आपका जहां पर बात किया था सेंटिनलीज, सेंटिनल आइलैंड में। ठीक, तो इतनी कुछ चीजें थी हमारे जनगणना के बारे में, ट्राइब्स के बारे में। चलिए फटाफट, आपको सब कुछ याद ही होगा ऐसा उम्मीद है, तो लिखना बंद कर दीजिएगा। अच्छा, ऊर्जा वाले टॉपिक में नोट करके एक छोटा सा पॉइंट है, उसको बस ऐड कर लीजिएगा। ऊर्जा वाला टॉपिक जो स्टार्ट किए थे, वहां पर एक लास्ट बिंदु ऐड कर लीजिएगा। भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में प्रतिशत योगदान। भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन में प्रतिशत योगदान। पहला है कोयला 60%। हेडिंग डाल दिया सभी ने। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में, कुल ऊर्जा उत्पादन में प्रतिशत योगदान, कौन कौन से फ्यूल का कितना योगदान है। सबसे पहला है कोयला 60%। 60% एनर्जी कोयले से प्रोड्यूस होता है। सेकंड है खनिज तेल, पेट्रोलियम से, खनिज तेल से 31%, 31%। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस 7.6%। हाँ, एलपीजी कई फॉर्म्स में होता है, मतलब सॉरी, एलपीजी तो हम जो यूज करते हैं घर में उसको कहते हैं। नेचुरल गैस में कई प्रकार की गैस हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सुने हैं। ठीक है, इनमें से घर पे कौन सा यूज होता है? एलपीजी। उसमें क्या क्या रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, इनका मिक्सचर होता है। हाँ, इसमें मीथेन होता है सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। नेक्स्ट है जल से, जल विद्युत 3%।
ठीक। कोयले से 60, खनिज तेल 31, प्राकृतिक गैस 7.6 और जल विद्युत 3%। खनिज तेल मतलब जो पेट्रोलियम पदार्थ, हाँ, पेट्रोलियम के बाद जो उत्पाद निकलते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कई जगह पे डीजल टरबाइन है, इसमें से पेट्रोल डीजल ऐसे जो संयंत्र है जहाँ पे पेट्रोल डीजल का यूज होता है, इसको कहा जा रहा है खनिज तेल से। सर हम लोग पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, तो मतलब पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं हम, पेट्रोलियम जो खनिज है वो इंपोर्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बना करके कई बार हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर तो पेट्रोल और डीजल से हम लोग मतलब जो बनाते हैं वो इसमें शामिल हो खनिज तेल। हाँ, खनिज तेल में वही चीज़ें हैं। पूरा सब। हाँ, पेट्रोल डीजल से जहाँ जहाँ पे टरबाइन यूज़ करके या विद्युत उत्पादन किया जाता है वही चीज़ है खनिज तेल में। खनिज तेल को सीधे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनसे ये आपका विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आज के क्लास में लगभग इतना था। क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, पर जो हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन था उसमें इतनी चीज़ें थी। आपके पीएससी व्यापम के सिलेबस को ये ध्यान रख के हमने जो चीज़ें कंप्लीट की हैं, एक बार वापस से मैं इंडेक्स पढ़ ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। कुछ छूट गया होगा तो भी बताते चलना। सबसे पहला हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था भारत का सामान्य परिचय, उसके बाद में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा किए थे, भारत का प्राकृतिक विभाजन चर्चा कर चुके थे, इसके तटवर्तीय क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात किए थे, भूगर्भिक संरचना के बारे में बात किए थे। नेक्स्ट है आपका पर्वत, पठार, दर्रे, नदी अफवाह तंत्र, नदी परियोजनाएं, जलप्रपात, झील, मिट्टियाँ, भारत की जलवायु, कृषि, वनस्पति और वन, खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, जनसंख्या, जनजाति। ठीक है, इतनी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी विषय का दायरा उतना ही नहीं हो सकता जितना हमने क्लास में किया है। श्योर है कि आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो इन सिलेबस से बाहर होंगे, जिस पे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा था और ये चीज़ सिलेबस में मेंशन नहीं है। ठीक है, किसी भी विषय में हम जो लिमिटेड टाइम है उसमें एक लिमिटेड सिलेबस जो मेजर चंक है उसी को कवर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से लगभग 90-95% जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में है। इतना ही तैयारी करके हम जा सकते हैं एग्जाम में। 100% के चक्कर में पढ़ेंगे तो कभी पूरा नहीं होता है वो 100%। ठीक है, हर एक विषय अपने आप में इतना विस्तृत है कि उसको हम चाह कर भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ज्योग्राफी का हमारा जो टॉपिक है, सिलेबस है, वो लगभग आज कंप्लीट होता है और इसी के साथ में ज्योग्राफी को विदा करते हैं। कोई नया सब्जेक्ट कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।